आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। ये कितना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। मीनू जी, आपने कई कार्यक्रमों में इसके पहले भी ये बात बोली थी और कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इम्पोर्टेंट रोल में आएगा, और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। हम शांति चाहते हैं, ये शुद्ध शांति का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है। और खुद ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं आपने तो खुद पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है। पाकिस्तान का पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता। त्राही त्राही मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में। उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान, ट्रंप उसको 2-2, 3-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच कराते हैं। और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं। उनकी हर कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें कि वो उनकी इंसल्ट ना करते हो। ऑपरेशन सिंदूर में आपने पहुंच गए वहां और मुंह की खा के वापस आए वहां से। आप देखेंगे कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई। पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहां पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। हम दिन रात हमारे ये जो सेपरेट चैनल्स है, जो अनभक्त है, वो गालियां देते, कोसते नहीं रखते, और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का नाम। और अब हम ये नहीं कह सकते कि पापा वॉर रुकवा रहे, अब तो पाकिस्तान ही वॉर रुकवा रहा है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी जिल्लत, कितनी बड़ी जलालत, कितनी बड़ी बेइज्जती है अपने आप में। विश्व गुरु कहाँ है? बेपिंडी का लोटा बना के रख दिया भाजपाइयों ने भारत के साख का। पाकिस्तान के मध्यस्थ से ये युद्ध रुक जाता है तो कितना बड़ा हमारे लिए ह्यूमिलिएशन है कि हमको पाकिस्तान को थैंक करना पड़ेगा कि उनकी वजह से युद्ध रुका और हमारा संकट जो है वो दूर हुआ। इस समय ईरान युद्ध को आपने देखा कि कल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब 5 दिनों तक वो कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं और तमाम न्यूज वेबसाइट्स पर, एनडीटीवी पर, ट्रिब्यून पर उनके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये जो बातचीत का दरवाजा खुला है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान इस ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद कर रहा है। मीडिएटर के रोल में इस समय ईरान सामने नजर आ रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर की, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी बात हुई है। साथ में शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात किया है फोन पर। और ये खबरें आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद, जो कि एक न्यूट्रल जगह माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह है जो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करवाएगा। पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से शांति वार्ता अमेरिका और तेहरान और इजराइल के बीच में हो। अब आप ये देखिए, और लाइकली इन इस्लामाबाद, यानी कि ये जो शांति बैठक है ये भी इस्लामाबाद में हो सकती है। अब आप ये सोचिए, भारत ब्रिक्स नेशंस की चेयरमैनशिप है इस समय भारत के पास, लेकिन फिर भी आज इतना बड़ा युद्ध हम रुकवाने की स्थिति में नहीं है। और रुकवा कौन रहा है? पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसको एडवांटेज मिली है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करिए और इस युद्ध को रुकवाइए। तो कहाँ गया वो जो पूरा इकोसिस्टम था जो कहता था पापा वॉर रुकवा रहे हैं, और लोग कह रहे थे कि अरे भाई युद्ध, देखिए हमारे टैंकर्स आ रहे हैं। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर्स भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए रोज हमारे यहाँ 1-2 टैंकर्स आ रहा है। आज देखते देखते इस पूरे युद्ध को रुकवाने का काम पाकिस्तान करने लगा।
आज क्या इस पर चर्चा ना की जाए? या आज इस पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि भारत को उन्होंने लाकर कहां खड़ा कर दिया है, किस लिहाज से आज हम ब्रिक्स की चेयरिंग कर रहे हैं? उससे अच्छा है कि बोल दें कि भाई हम ब्रिक्स की चेयर भी नहीं करेंगे, चेयरमैनशिप की क्या जरूरत है ब्रिक्स के? अगर पाकिस्तान को ही सारा लेवरेज देना है तो पाकिस्तान को ही उस भूमिका में ले आए, भारत की क्या जरूरत है इसमें? ये कितना बड़ा तमाचा है भारत सरकार पर कि आज हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें भीख में 2 टैंकर्स मिल जाएंगे गैस के, लेकिन जो असली युद्ध रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। आज ये चीज क्या मोदी सरकार को पच रही है? आज क्या मोदी सरकार को ये चीज देख के कोई फीलिंग नहीं हुई होगी? हिंदुस्तान के लिए 2 प्रॉब्लम्स हैं। ये 2 चीजें दर्शाता है ये मूव जो है पाकिस्तान को मीडिएटर बनाने का। कि पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी इज्जत नहीं करते, इसके बावजूद कि उनके लिए ट्रंप सरकार अगली बार और ये सब किया गया, उनको गले लगाया गया, वो जो है सिर्फ ताकत की इज्जत करते हैं। वो इसको कमजोरी की निशानी मानते हैं। अगर कोई उनके सामने ज्यादा झुकता है, ज्यादा चापलूसी, गिड़गिड़ाता है, हंसता है, तो वो उसको कमजोरी मानते हैं। दूसरी बात ये है कि वो हिंदुस्तान को शायद उतना नजदीक नहीं समझते अपने जितना पाकिस्तान को समझने लगे, क्योंकि पाकिस्तान और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने उनकी रग समझ ली है। दूसरी तरफ ईरान भी हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री हमले से 2 दिन पहले जाके गले से लगा रहे थे नेतन्याहू को, उनकी पार्लियामेंट में खिलखिला के हंस रहे थे और उनको अपना भाई बता रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता। और ईरान को भी सही लगता है कि हिंदुस्तान को मालूम था कि हमला होने वाला है, वरना 1-2 दिन पहले कोई जाता नहीं, आक्रमण शुरू होने से पहले खतरा होता है ना, तो बताते हैं। तो और खतरा तो आप देख ही नहीं थी, मंडरा रहा था, कई हफ्ते से बिल्डअप हो रहा था यूएस फोर्सेस का। और तो बल्कि ईरान ही नहीं, पूरा ग्लोबल साउथ अब हिंदुस्तान को ऐसे देखता है जैसे इजराइल और अमेरिका के साथ ही खड़ा हुआ है हिंदुस्तान, उसको अलग नहीं समझते। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामयाबी रही। एक तो सन्नाटा सा है, कोई आवाज ही नहीं आती कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे कितना भी घोर अपराध हो रहा हो। फिर हमने आक्रमण शुरू होने के बाद भी कोई निंदा नहीं की, हेड ऑफ स्टेट को मार दिया, वो उनके हेड ऑफ रिलीजन भी थे। उसके बाद से हिंदुस्तान के ऊपर ईरान को तो इतना भरोसा नहीं है कि वो उनको मीडिएटर बनाए। मीडिएटर उसको बनाया जाता है जिसके ऊपर काफी भरोसा होता है। तो टर्की और इजिप्ट का भी नाम आ रहा है, लेकिन टर्की और इजिप्ट के साथ पाकिस्तान क्या मिलकर ये शांति वार्ता नहीं करवा रहा? और अब तो ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है क्योंकि वो एक न्यूट्रल साइट है, वहां पर अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सो पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री फॉर अमेरिका। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? इसी तरीके की खबरें छपी है सब जगह। मिल सकते हैं कहीं पे भी। और ये कि कई दफा शहबाज शरीफ की बात हो चुकी है ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से, ये बताया जा रहा है खबरों में। और ये भी कि आसिम मुनीर और शहबाज ने ट्रंप से बातें की हैं। तो दिख तो रहा है कि कुछ है, तो कुछ कुर्बतें हैं, पर अब ये नजदीकियों का क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। आज जो बात समझना चाह रही हूं आपसे कि भारत सरकार के लिए ये कितना बड़ा तमाचा है, भारत की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है अगर आज पाकिस्तान ये वॉर रुकवा रहा है। मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और ये भारत का कितना बड़ा रोल माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में और ग्लोबल साउथ में। और अगर आज पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो एक इंटरमीडियरी बन रहा है, तो ये भारत के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। आज पूरे विश्व में लोग ये क्या बात नहीं कर रहे होंगे, कह रहे भारत को हो क्या गया है, आज ये काम तो भारत को करना चाहिए था, पाकिस्तान क्यों कर रहा है? भारत की इमेज जो थी वो एक धर्मनिरपेक्ष देश की थी। जब से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चरम सीमा पे है, तब से भारत को नहीं माना जा रहा धर्मनिरपेक्ष। फिर भारत की सारी पोजीशंस भी चेंज होती रही, इसराइल के साथ खड़ा हुआ गाजा के खिलाफ, और हथियार भी सप्लाई किए इंडिया से कंपनीज ने इसराइल को उस जेनोसाइड के दौरान। दिखाया गया कि बहुत कुर्बतें हैं, बहुत नजदीकियां हैं, नेतन्याहू से गले मिल रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं और ट्रिप्स लगा रहे हैं वहां पे। तो हिंदुस्तान को ग्लोबल साउथ में अब जो ग्लोबल साउथ का जो यानी प्रगतिशील देशों की जो जज्बात हैं वो फलस्तीनियों के साथ हैं, और इसीलिए
जो भी केसेस लाए गए हैं यूएन में एक्सेट्रा, वो साउथ अफ्रीका और बाकी ग्लोबल साउथ के मुल्कों ने लाए, और ब्रिक्स ने भी, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और अरागची ने कहा इंडिया से कि आप भी कंडेम कीजिए, क्योंकि बाकी सारे ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो कंडेम कर रहे हैं इस अटैक को हमारे ऊपर और हमारे लीडर के असैसिनेशन को, हत्या को। पर इंडिया की चुप्पी बनी रही, हालांकि बिल्कुल। बाकी सब ने, रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका, सब ने कंडेम किया इसको। मीनू जी, आपने कई कार्यक्रमों में इसके पहले भी ये बात बोली थी, और कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इम्पोर्टेंट रोल में आएगा, और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। जी मीनू जी। थैंक यू नीलू। नंबर एक, आपको याद रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट कई बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर एक शो में शायद दी होगी। 2-3 शो का तो मुझे पक्का याद है। आई ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने सर्च करने का भी कोशिश किया कि मुझे वो स्टेटमेंट मिल जाए, ताकि मैं बता सकूं दर्शकों को कि मैंने ये, कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करेगा, ये शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने, और उसके कारण भी बताए थे, और ये भी बताया था कि भारत को क्यों नहीं बुलाया जाएगा और पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता करेगा। आज जो है, जो आपका स्टेटमेंट है और जो खबरें आ रही हैं, उससे आज मेरी बात जो है वो बिल्कुल अक्षरशः सिद्ध हुई है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत को बुलाया क्यों नहीं गया। भारत चौथे नंबर की तो अर्थव्यवस्था बताते हैं हम, है भाई, ग्लोबल साउथ की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व की, और उसका इतना भी क्लाउड नहीं है अपने रीजन में कि वो दोनों, जो उसी देश के जो इलाके में, जो उसी ग्लोबल साउथ में इजराइल एंड ईरान लड़ रहे हैं, और वो उनको बैठा के बोले कि यार आप बैठिए इधर और बिल्कुल मामले को सुलझाइए, लड़ाई से नहीं, नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से सुलझाइए। वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले, और उसके अलावा आप बार बार वो भाषण देते हैं कि ये हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम शांति चाहते हैं, ये शुद्ध शांति का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, और खुद ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। आप जो है ब्रिक्स के अध्यक्ष इस बार इस चेयर है इस टाइम आप, और आपसे बार बार गुजारिश की ईरान ने कि आप ब्रिक्स का चेयर होने के नाते इसको आप कंडेम करिए, लेकिन भारत चुप बैठा रहा, बिल्कुल चुप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोले। आप यूक्रेन का युद्ध तो रुकवाने पहुंच गए थे तथाकथित तौर पे मोदी जी, लेकिन आपके पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध छिड़ रहा है, और उससे वो युद्ध जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की ऊर्जा सप्लाई, एलपीजी, ऑयल, सारा संकट में पड़ गया। देश में हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी मच गई कि क्या होगा देश के अंदर, और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री शांत बैठे। लेकिन उसी दौरान में ये सब हलचलें चल रही थी, मैं उसी दौरान में मैं ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तान को युद्ध के लिए बुलाया जाए, ये इसके मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। इसके कई सारे कारण थे। उसमें जो एक कारण, सबसे पहले आप आ जाइए कि मुस्लिम आबादी को लेके ही आ जाइए। इंडिया जो है, ये जो ईरान के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिया मुस्लिम आबादी रहती है। उसके बावजूद उस देश को नहीं बुलाया गया कि आप ईरान को चुप कराइए, आप ईरान को समझाइए, पूछा ही नहीं गया। और उसमें सबसे कंड्यूसिव पोजीशन मोदी जी की बनती कि आप इजराइल को भी समझा सकते हैं और आप ईरान को भी समझा सकते हैं, लेकिन मोदी जी सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में जाके खड़े हो गए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, उनकी हत्या को कंडेम करना तो बहुत दूर, उन्होंने शोक तक भी प्रकट नहीं किया। 150 से ज्यादा बच्चों के स्कूल को बम गिराकर वहां बच्चों को हलाक कर दिया गया। हमारी तरफ से सन्नाटा बिल्कुल। हमने ये भी कोशिश नहीं की कि कम से कम ये तो विवेक रखते कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन हमने वो भी विवेक नहीं रखा। हमें तो ये लगता रहा कि क्योंकि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो कूटनीति, वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी से गाइडेड रहती है, उसी से चलती है, उसी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम एंटी मुस्लिम है। हमारी इस टाइम भी हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज है, हमारी जो राजनीति है, वो एंटी मुस्लिम है। उसके लिए हम किसी भी ऐसे मुल्क को बात नहीं करेंगे, ना उसके नेता की हत्या पे भी शोक नहीं जताएंगे कि जिससे कि ये हमारे देश के हिंदुओं को ये मैसेज जाए, हिंदू अंधभक्त जो हैं, सभी हिंदुओं को नहीं मैं बात कर रही हूं, कि हिंदू अंधभक्तों को ये मैसेज आए कि मोदी जी तो भाई मुसलमान मुल्क के पक्ष में जाके खड़े हो गए हैं। और तीसरी बात, आपने तो खुद अब पाकिस्तान का पानी रोक रखा है।
आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए बैठे हैं, पानी रोके बैठे हैं। आप कैसे समझे, आप उनको कैसे समझाएंगे? तो आप तो हर तरीके से, आपने सब तरीके से सक्षम होते हुए भी, सारी क्वालिटीज थी इंडिया के पास इस युद्ध की मध्यस्थता करने की। पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता, क्योंकि हॉर्मुज के जो बंद होने के बाद से जो एक तराई तराई मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान वहां पे उस देश का और आर्मी पर्सनल, वो सरकार का मुखिया बना हुआ है ईरान, ट्रंप उसको 2-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच कराते हैं। और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं, उनकी हर कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें कि वो उनकी इंसल्ट ना करते हो मोदी जी की। देखिए, इसमें सबसे बड़ा सही स्टैंड वो होता इक्वी डिस्टेंस, दोनों से बराबर दूरी। ना हम ईरान के पक्ष में, ना हम इजराइल के पक्ष में हैं, हम युद्ध के विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हम बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए मुद्दों को सुलझाया जाए। लेकिन मोदी जी तो तब बोलते हैं ना जब उन्होंने इसमें खुद विश्वास रखा हो। ऑपरेशन सिंदूर में आपने पहुंच गए वहां और मुंह की खा के वापस आए वहां से। आपने कहा वो रखा कि हम बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं। आपने सारा व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ तो बिल्कुल, मतलब किसी को अगर जो अंधभक्त है मोदी जी के, उनको अगर किसी को गाली देनी होती है तो वो ये गाली दी जाती है, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब पाकिस्तान का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तो हकदारी छोड़ बैठे हैं, क्योंकि आप न केवल एक मुस्लिम देश के, कई आप फलस्तीन के मामले में आप खुल के साथ नहीं आते हैं। आप हाँ जरूर अरब देशों के साथ जरूर आप गलभैया करते हैं, गले पड़ते हैं उनके सुल्तानों के, शेखों के साथ। केवल गले पड़ना, नेताओं को गले पड़ के बताना इज नॉट योर से। मैं तो शुरू से देख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए, पाकिस्तान में भी शिया आबादी है, पाकिस्तान शिया आबादी है और पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर ईरान से लगता है। आप देखेंगे कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई, पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। अब यहाँ पे बात आती है कि किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सफल, किसकी विदेश नीति ज्यादा सफल, किसके नेता ज्यादा सफल। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहां पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान को भी जाने दीजिए। इस टाइम आपके पास एक और सबसे बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन थी कि आप ब्रिक कंट्रीज में हैं, ब्रिक कंट्रीज की चेयर है आपके पास, और ईरान ब्रिक कंट्रीज का मेंबर है, और वो खुद कह रहा है कि आप ब्रिक कंट्रीज के चेयर होने के नाते प्लीज कंडेम करिए। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम उल्टे उनको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिविल ठिकानों पे हमले नहीं होने चाहिए। हम उनको उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि हमने खुद सिंधु जल का पानी हमका चालू कर दिया है उनको गर्मी में, ताकि वो प्यासे ना मरे। हमने वो कर रखा है। तो हमारी तो जो क्वालिफिकेशन थी, हमने उसको अपने व्यवहार से डिसक्वालिफिकेशन बना लिया अपनी। तो हमें तो कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज, जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार कहा कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इस पे, और मुझे मिल जाएगी वो रील, मैं आपको जरूर भेजूंगी अगर मुझे कहीं मिला तो। आई वॉन्ट टू ऑथेंटिकेट माई टॉक्स कि मैंने जो कहा। और ये देखिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, आजू बाजू 2 देश, हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात, हमारे ये जो सेपरेट चैनल्स हैं, जो अनभक्त है, वो गालियां देते, कोसते नहीं थकते, और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया है इस्लामाबाद का नाम। जैसे होती थी जिनेवा में होती थी टॉक्स, अभी तक दुनिया में अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनकी टॉक्स स्विट्जरलैंड में जिनेवा को होती थी, अब इस्लामाबाद नया जिनेवा बन गया है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, चौथे नंबर की लिए, महामानव के लिए, और ये जो विश्व गुरु के लिए, और नॉन बायोलॉजिकल के लिए। आप कुछ नहीं कर पाए, गुड फॉर नथिंग।
आप मोदी जी को तो चाहिए कि देश को और शर्मसार ना करे, गद्दी छोड़े, एक तरफ हो जाए। आपके बस का नहीं है। आपकी बजाय कोई और लीडर बीजेपी का ही होता, शायद अच्छा भूमिका अदा कर जाता। समय की नजाकत को देखते हुए बोल पड़ता कि नहीं, गलत हो रहा है। आपने वो भी नहीं बोला, टेप लगाए बैठे रहे, आप बैठे रहिए, आप टेप ही लगी रहेगी अब आपके मुंह पे। आप किसी लायक नहीं छोड़ा आपको ईरान ने और ट्रंप ने आपको। और अब हम ये नहीं कह सकते कि पापा वॉर रुकवा रहे हैं, अब तो पाकिस्तान ही वॉर रुकवा रहा है। ये भारत के लिए कितनी बड़ी जिल्लत, कितनी बड़ी जलालत, कितनी बड़ी बेइज्जती है अपने आप में, जो कि हम बोलेंगे नहीं, या फिर हम ये कहेंगे कि नहीं आप ये पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं, अगर आप इस पे बात करते हैं तो आप पाकिस्तानी है। ये खबर इतनी बड़ी है। देखिए टीआरटी वर्ल्ड का एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में, मैंने आपको टीआरटी वर्ल्ड का एक ट्वीट भेजा है, उसको प्ले करिए। देखिए, बड़ा इंटरनेशनल चैनल है, उसने लिखा है कि पाकिस्तान इज मीडिएटिंग टू एंड द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान. Reports say with a mooted summit in Islamabad to possibly include US Vice President Vance and top Tehran officials. TRT World की credibility काफी अच्छी है और जितना मैं जानती हूँ TRT World गलत खबरें नहीं देता है। और अगर mooted summit की बात TRT World कर रहा है कि इस्लामाबाद में एक mooted summit होगी जिसमें कि possibly संभवतः US Vice President JD Vance और जो तेहरान के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका सम्मेलन होगा या वो मिलेंगे और किसी तरीके की बातचीत करेंगे। पहले चुना तुर्की को और दूसरा चुना पाकिस्तान को कि इनको हम मध्यस्थ बनाएंगे। ये बना कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल बना रहा है। और ये वही तुर्की का ड्रोन है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर हमला किया था। जो ये दोनों देश हैं, इन मतलब अमेरिका तुर्की और पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करना चाहता है। और भाजपा एक के लिए मतलब ट्रंप साहब अमेरिका के लिए इस बार अब की बार ट्रंप सरकार करके आई है और दूसरा इजराइल के लिए फादरलैंड करके आई है। तो भाजपा के डियर फ्रेंड और फादरलैंड भारत के दुश्मनों पर ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है, विश्व गुरु कहाँ है? बेपिंडी का लोटा बना के रख दिया भाजपाइयों ने भारत के साख का। तो अमेरिका अगर मध्यस्थता चाह रहा है तो आप तो अमेरिका को अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, आप तो इजराइल को फादरलैंड करके आए थे, तो अमेरिका आपको काहे नहीं कर रहा है? ऐसे समय में भी अमेरिका किसको चुन रहा है अपना मध्यस्थ बनाने के लिए? उसी तुर्की और उसी पाकिस्तान को चुन रहा है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। तो अब समझ में आ गया होगा कि फादरलैंड और आपके डियर फ्रेंड डोनाल्ड आपको कितनी इज्जत देते हैं। भाजपाइयों को शायद आज तक, अब कम से कम उनको सबक सीख लेना चाहिए था। ईरान और भारत दोनों सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं और उन दोनों सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका बड़े प्राचीन समय से एक दूसरे से संबंध चला आ रहा है। मतलब ये सब यहाँ तक संबंध है कि पर्शियन जो फारसी कल्चर है, जो फारस की जो कल्चर थी, उसका खान पान, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उर्दू जो है वो हिंदी और पर्शियन की तो मिक्स है, उसी की तो हाइब्रिड है उर्दू भाषा। आज हमारी भाषा में जो हम बोल रहे हैं उसमें ईरान के इतने सारे शब्द हैं। आप ईरान के नेताओं की भाषण सुनेंगे तो उनको लगेगा अरे बीच बीच में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि हम भी बोलते हैं। तो वो वही शब्द बोल रहे हैं। तो इतनी नजदीकी, और वहां पे उम्मीद थी कि भारत से कि ब्रिक्स का चेयर होने के नाते अब हमने क्या किया, अपना नुकसान भी किया और दबाव में भी रहे। हम इजराइल के दबाव में हैं, हम पता नहीं किस किस के दबाव में, हम अमेरिका के दबाव में कि हम अगर हम बोलेंगे तो कहीं एप्स्टीन फाइल ना खुल जाए हमारी, कहीं हमारा अडानी ना दिक्कत में आ जाए, कहीं हमारे पर जो टैरिफ का थोड़ा उन्होंने ढील दिया है वो फिर से टाइटन अप ना कर दे। तो हम बहुत सारी चीजों से दबे हुए हैं। हम इजराइल से दबे हुए, हम क्योंकि उनसे कहा जाता है पेगासस लेते हैं, जो कि हम उनसे अपने पॉलिटिशियंस की जासूसी करते हैं। जहां भी मुस्लिम हताहत हो हम उनको हताहत करने वालों के पक्ष में खड़े रहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि इनकी पॉलिसी है बस हिंदू मुस्लिम का, देश के अंदर देश के बाहर, वहां की जो हताहत होने वाली पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। तो ये जो हताहत करने वाले हैं उनके साथ में खड़े हैं। उनके साथ में खड़े रहने के और भी कारण है, क्योंकि एक तो इजराइल के ये पिट्ठू है और अमेरिका जो है वो अमेरिका से ये डरते हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप परेशान कर रहे हैं मोदी जी को, ये डरते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स है उसमें, बीइंग एंटी मुस्लिम अगर ये ईरान के साथ में खड़े हो जाए, आप इमेजिन कीजिए ये इनका जो इंडिया में इनका जो वोट बैंक है, जैसा ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं हमेशा, ये मुसलमान का वोट बैंक जो है वो उसको उस पर फर्क ना पड़े, इसलिए हमेशा ही कांग्रेस प्रो मुस्लिम स्टांस लेता है। और ये जो है ये एंटी मुस्लिम स्टांस लेता है, क्योंकि उनका वोट बैंक यहाँ इंडिया में बहुत खुश है कि ईरान में लोग मर रहे हैं, तो ये उसके खिलाफ कुछ बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान के मध्यस्थ से ये युद्ध रुक जाता है
तो कितना बड़ा हमारे लिए ह्यूमिलिएशन है कि हमको पाकिस्तान को थैंक करना पड़ेगा कि उनकी वजह से युद्ध रुका और हमारा संकट जो है वो दूर हुआ। हमने कोशिश नहीं की, पाकिस्तान ने कोशिश की, इसलिए हमारा जो तेल का संकट है वो खत्म हुआ है। ये कितनी ह्यूमिलिएशन वाली बात है। लेकिन ये कभी एक्नॉलेज करेंगे नहीं, ये इनके भक्त प्रोपेगेंडा ये करेंगे नहीं नहीं मोदी जी की वजह से ही युद्ध रुका है। इतने खराब और झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। विवेक की जो बात आपने कही है, ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको पता चल सके, और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।